Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about पैथोलॉजी पेपर. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स पेपर को कैसे सॉल्व करना. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि पैथोलॉजी और क्या कहते हैं जेनेटिक्स का पेपर हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, और फार्माकोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे मेरे से. तो मैं उनको अभी मेरे पास पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का है जो हमारे पास लास्ट हमारा जो हमारा एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 4th सेमेस्टर का, उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे किस पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो. और पैथोलॉजी के सॉल्व करने का तरीका क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे भी जो चीज़ें लिखी भी इसको हटा दो. ठीक है, मैं बता देता हूँ किस टाइप से किस पैटर्न में आप सॉल्व करना चाहिए पैथोलॉजी को. सबसे पहले कोई भी अगर डिजीज कंडीशन पूछी जाती है, ठीक है, लाइक कोई भी डिजीज कंडीशन आती है पैथोलॉजी में, उसको स्टार्टिंग जो होती है उसको सेम एमएसएन के अकॉर्डिंग लिखना है. एमएसएन के अकॉर्डिंग जो मेडिकल सर्जिकल तुम्हारी नर्सिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखना है. कोई भी डिजीज कंडीशन आती है सबसे पहले उसका क्या लिखोगे, डिफिनेशन लिखोगे. ठीक है, इटियोलॉजी लिखोगे. ठीक है, इटियोलॉजी को सेम कॉजेज को इटियोलॉजी हम बोलते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं इटियोलॉजी क्या होती है. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तुम्हारा जो है साइन एंड सिम्टम होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, डेफिनेशन लिखो, एटियोलॉजी लिखोगे और पैथोजेनेसिस. इसमें पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती, पैथोजेनेसिस होती है. और पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और एक तुम्हारा ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और ग्रॉस स्ट्रक्चर. ठीक है, हमेशा कोई भी डिजीज कंडीशन आती है तो उसमें तुमको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और ग्रॉस स्ट्रक्चर लिखना ही लिखना है अगर पैथोलॉजी का पेपर आता है. ठीक है, एकदम सेम एज सेम मत लिख देना तुम एमएसएन के. ठीक है, तुमको बस यहीं पे ध्यान रखना. उसके बाद तुम उस डिजीज कंडीशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख देना. मैनेजमेंट इसमें तुमको नहीं लिखना होगा. ठीक है, मैनेजमेंट मत लिखना. ठीक है, उसके बाद लास्ट में पेपर में तुम क्या करना है, जो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम है तुम्हारे पास, उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लिख देना. पैथोलॉजी में कोई क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, इतनी चीज़ें तुमको ध्यान रखना. सबसे पहले क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी डिफिनेशन, उसके एटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस में माइक्रोस्कोपिक और ग्रास. ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करना, माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रास. उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इतनी चीज़ें लिखनी है. ठीक है, इसमें क्या है, शॉर्ट नोट में सबसे पहले इन्होंने शॉर्ट नोट सॉल्व कर रखा, लेकिन हमको क्या करना है, अगर टाइम तुम्हारा जो मतलब तरीका, मेरा तरीका सबसे पहले क्या करता हूँ, एमसीक्यू करता हूँ, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करता हूँ, फिर शॉर्ट करता हूँ. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जितना मुझे टाइम देना है दे देना है. ठीक है, उसके बाद क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर गेन कौन करता है, नंबर देते तुम्हें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही. ठीक है, यहाँ पे क्या था, तुम्हारा शॉक था. शॉक जो है इसमें डिफिनेशन लिखी है, शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग medical condition where the body's tissues do not receive the adequate oxygen and nutrient due to the poor blood circulation. ये poor blood supply अपने आप से modify करके लिख सकते हो. ठीक है, it results in the cellular and tissue hypoxia, organ dysfunction and its untreated death. ठीक है, इसके बाद क्या मेन फीचर ऑफ शॉक दिया हुआ है, मतलब इसमें तुम लिख सकते हो शॉक किस वजह से हो सकता है, इसमें कॉजेज क्या हो सकते हैं शॉक के. उसके बाद टाइप ऑफ शॉक, इसमें जो शॉक है उसमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि शॉर्ट टाइप है. कितने नंबर का है तुम्हारा 3 नंबर का है. ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, 5 नंबर का था. ठीक है, इसके बाद क्या टाइप ऑफ शॉक, तुम्हारा हाइपोवॉल्मिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है और सेप्टिक शॉक है. ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है. ठीक है, तो इस शॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है वैसे. ठीक है, इसके बाद अगर तुम इसकी पैथोजेनेसिस, शॉक की वजह से कोई भी पैथोजेनेसिस नहीं होगी, इसमें तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो माइक्रो और ग्रास में. ठीक है, माइक्रो ग्रास में कोई डिजीज कंडीशन पूछता है, लाइक कैंसर से आता है कोई क्वेश्चन, या आता तुम्हारा किसी कार्डियोवैस्कुलर या इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. क्योंकि अगर तुम बुक पढ़ोगे सीबीएस की, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक और ग्रास को दोनों को अलग अलग क्या किया है, डिफ्रेंशिएट करा है, और कोई बुक में नहीं मिलेगा वो चीज़ें तुमको. और पैथोलॉजी लिखने का सही तरीका वही है. ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें तुमको क्या करना होगा, पूरी डिफिनीशन, टाइप, उसके बाद क्या पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो किसी एक का उठा के, उसके बाद उसमें का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा 5 नंबर में, और हर क्वेश्चन में ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तो तुम्हारा एमएसएन हो चाहे पैथोफिजियोलॉजी हो। ठीक है, पैथोलॉजी हो। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था पेप्टिक अल्सर, जो लास्ट टाइम आया था। इसके बाद पेप्टिक अल्सर का भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है तुमको, पेप्टिक अल्सर में तुम लिख सकते हो दोनों पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, ग्रॉस में और माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक तुम पेप्टिक अल्सर में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या, पेप्टिक अल्सर इज द सोर और लीजन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, या गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं इसको, और द ड्यूडनम या ड्यूडनल अल्सर भी बोलते हैं, काजेज बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन्स। ठीक है, टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या क्या है, तुम्हारा गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है या इसोफेजियल अल्सर है। कॉजेज क्या क्या है इसके बारे में तुम बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखना है, तो तुम 2 पार्ट में डिवाइड करना, माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस। ठीक है, अगर नहीं आता तब पैथोफिजियोलॉजी लिख दो, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बट अगर ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे तब तुमको, क्योंकि मेन फोकस उसी पे किया जाता है पैथोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद इसका साइंस एंड सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट तुमको नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट नहीं लिखना है तुमको पैथोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, डिफरेंस बिटवीन द मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें जो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस लिखना था, तो डिफरेंस इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख सकते हो तुम। इसमें बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या कर सकते हो, तो पैथोजेनेसिस का लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक और ग्राफ करके अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या जैसे डिफरेंस टू टाइप कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक बार बेनाइन कर दिया, एक बार मैलिग्नेंट कर दिया, जो जो फीचर है उसको लिखते जाओ। ठीक है, लाइन बाय लाइन जैसे लिखा हुआ है। और ये जो पीडीएफ है तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, ये तुमको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, और इसका लिंक जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट आया था, वेरी शॉर्ट, जो 2 नंबर के डिफाइन। गैंग्रीन आया था, गैंग्रीन हर बार बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, गैंग्रीन एटॉपी है, हाइपरट्रॉफी है। इस टाइप में जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, और कैंसर वाले पार्ट से लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मोस्ट, मतलब हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। इसके बाद पैथोलॉजिकल चेंज, इन गैंग्रीन में तुम पूरी तरीके से पैथोलॉजिकल चेंजेस लिख सकते हो, पैथोजेनेसिस लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस दोनों लिख सकते हो, इसमें ये लिखना ही पड़ेगा तुमको इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन 3 टाइप के होते हैं, ड्राई, वेट, गैस, इसके बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन 2 नंबर का है तो 2 पेज लिख दो, बहुत रहता है उतना। अब तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा, कितना लिखने पे नंबर मिल जाते हैं। वैसे जितना पूछा है एग्जाम में उतना लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ये नहीं कॉपी भरना कुछ भी लिखते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होता उसका। ठीक है, व्हाट इज द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इसमें मेनली जो तुम्हारा एबीओ, आरएच फैक्टर और कुछ और चीज़ें जो दी हुई हैं इसमें, वो तुमको लिखना पड़ेगा। पैथोलॉजी में एक बॉम्बे फैक्टर करके था और 2 चीज़ें और थी उसमें। ठीक है, वो चीज़ें तुमको लिखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या था, डिफाइन गोन कॉम्प्लेक्स। हाँ, गोन कॉम्प्लेक्स जो था वो बहुत कम स्टूडेंट्स को आ रहा था। गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, गोन कॉम्प्लेक्स इज द प्राइमरी लीजन सीन इन द लंग्स ड्यू टू द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन स्पेशली इन द चिल्ड्रेन। गोन कॉम्प्लेक्स था क्योंकि बहुत कम लोगों को आ रहा था, बट एक क्या टीबी से रिलेटेड है, इसलिए क्या होता है हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। अगर हर एक छोड़ के चले गए तो क्या होगा कि वही चीज़ें आ जाती। प्रॉब्लम क्या अभी यूनिवर्सिटी का, जो चीज़ें 3-4 बार एग्जाम हुआ अभी कुल मिला के, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लास्ट टाइम पिछली बार क्वेश्चन आ गया था वही क्वेश्चन रिपीट हो मतलब वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता हर बार। ठीक है, इसलिए क्या है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको तो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना इस वजह से मे भी रिवाइज हो जाए, लेकिन रिवाइज बहुत रेयर होता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं पूछी वो चीज़ें आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा हर बार ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पैथोलॉजिकल फीचर्स, गोन कॉम्प्लेक्स तो तुमको माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस पूरी अच्छी तरीके से लिख सकते हो तुम। ठीक है, और वो तुमको देखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि वो सीबीएस में ही मिलेगा और किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून रिएक्शन भी। ठीक है, इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एनालाइजिंग सीरम इन द इनफर्टिलिटी केसेस।
ठीक है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, वैसे पैथोलॉजी अगर तुम कहोगे तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। इसके बाद जेनेटिक्स था, जेनेटिक्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं जेनेटिक्स से। ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर prenatal testing and diagnosis. Prenatal testing and diagnosis is the recommended when there is a risk of genetic and structural problem in the body. It is the indicated if the mother is 35 years or older, has had a previous child with birth defect, or if there is a family is ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक बार जेनेटिक्स का जो लास्ट वाला है ये, यार चैप्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं तुमको टेलीग्राम पे क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा कि मतलब कहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आ सकता है। ठीक है, ये तुमको लिखने का तरीका सेम ही रखना पड़ेगा। जेनेटिक्स में देखो कोई इसमें पैटर्न नहीं है। ठीक है, जिस टाइप से लिखा हुआ सेम उसी टाइप से लिखना पड़ेगा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें भी तुम इटियोलॉजी कोई हो गई नहीं, हमेशा इडियोपैथिक होती है या इनहेरिटेड होती है या इनहेरिटेड होती है। ठीक है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होती रहती है या तो हमेशा कैरियर का काम करता है। तुम इसकी पैथोजेनेसिस लिख सकते हो। ठीक है, पैथोजेनेसिस लिख सकते हो, इसके साइन और सिम्टम लिख सकते हो, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हो इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट तुमको नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है, ना तो जेनेटिक्स में लिखना है ना तो पैथोलॉजी में लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ द प्रीनेटल टेस्टिंग। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आया था सर, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव इसी में पूछा हुआ था। इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, उसके बाद फिर क्या था, क्रोनिक विलाई। ठीक है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग है। ठीक है, इसमें अल्ट्रासाउंड था। ये इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव जो प्रीनेटल टेस्टिंग से ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लगभग। नॉन इन्वेजिव तुम्हारा कौन कौन सा आता है, जिसमें इन्वेजिव मतलब कोई भी जो है लाइक कट ना लग रहा हो, नॉर्मल जो प्रोसीजर हो रहा है, लाइक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, और कई टाइप के जो होते हैं। ठीक है, उस टाइप में आते हैं नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में जहाँ पे हमेशा प्रिक हो रहा हो, कट लग रहा हो, उसको इन्वेजिव। इतना चीज़ें तो समझ में आती ही होंगी सबको। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर के थे। इसमें क्या था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है इस बार भी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके बाद क्या, थैलेसीमिया। ये सब चीज़ें तो तुम पढ़ते आ रहे हो अपने 12th क्लास से जेनेटिक्स में। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें क्या है, तुम डेफिनेशन लिखोगे, फिजियोलॉजी तो लिख नहीं सकती इसकी, नहीं पैथोजेनेसिस लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, बट इसका क्या है, एटियोलॉजी नहीं लिख सकते हो हमेशा, क्योंकि इडियोपैथिक लिखे या जेनेटिक या ऑटोसोमल डिजीज इस ए टाइप में मिलेगा। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, फिर उसके बाद क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बस इतना ही लिखना है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा जेनेटिक्स और पैथोलॉजी था, जो सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, और ये तुमको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और देख लेना खुद से भी एक बार। और जो पैटर्न मैंने बताया उसको ध्यान में रखना, हमेशा पैथोलॉजी सॉल्व करते टाइम डिफिनीशन, इटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस में 2 पार्ट में डिवाइड करना, माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बस। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।